Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, S.S. Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very interesting, very relevant, and very, you can say, you have not read before this topic previously, a new topic, that is qualitative data analysis, researching in politically charged and conflict ridden settings. देखिए, हम लोगों ने इतनी बातें की हैं क्वालिटेटिव रिसर्च पर, तो हम ये जानते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च हम किसी किसी खास घटना को एक्सप्लोर करने के लिए, किसी के अनुभवों को ये देखने के लिए कि कैसे उसने उस अनुभव को जिया है, उस अनुभव का उसके लिए क्या अर्थ है, इन सब बातों के संग्रहण के लिए, इन सब डेटा जनरेशन के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। तो डेटा एनालिसिस भी इसकी टिपिकल है। तो अगर आपको कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट रिडन सेटिंग्स में जाके डेटा कलेक्ट करना हो, जैसे कोई कोई ट्रॉमा हो, कोई किसी दुख से गुजरा हो, किसी के संग कुछ अप्रिय घट गया हो, कोई पॉलिटिकली चार्ज्ड ऐसी कोई जगह हो, वहां पे आपको रिसर्च करनी हो, वहां से आपको क्वालिटेटिव डेटा जनरेट करना हो, तो कैसे करेंगे, ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये वाई इट्स डिफरेंट, क्यों ये मुश्किल है, क्यों ये अलग है, आपको कैसे नैतिक चुनौतियां इसमें आएंगी, आपकी अपनी पोजिशनैलिटी क्या होगी, आप इन्वॉल्व होंगे कि डिटैच होंगे, कितना इन्वॉल्व होंगे, कितना डिटैच होंगे, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, और इसकी ट्रस्ट वर्दीनेस कैसे डिफाइन होगी कि आप इन लोगों से, जो भी आपके विशिष्ट पार्टिसिपेंट हैं, उनसे जो बात करके आए हैं और जो डेटा निकला है, वो कैसे आप दूसरे को साबित कर सकते हैं कि वो ट्रस्ट वर्दी है, उस पर भरोसा जताया जा सकता है, यही जानना है हम लोग को। तो वाई कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स डिमांड अ डिफरेंट अप्रोच, क्यों अगर कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जैसी सेटिंग है उसके लिए एक विभिन्न अलग अप्रोच की जरूरत पड़ती है, क्यों इसकी मांग है, इसकी मांग इसलिए है, व्हाट इज अ कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग, पहले तो यही जानिए कि कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग क्या है। any context where research itself can become a political act, कोई भी ऐसा अनुसंधान काम जिसमें रिसर्च अपने, कोई भी ऐसा परिदृश्य, कोई भी ऐसा संदर्भ जिसमें अनुसंधान अपने आप में कोई राजनीतिक एक्ट बन जाए, जैसे जोन्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, कहीं युद्ध चल रहा है, अथॉरिटेरियन रिजीम, कहीं ऐसी जगह है जहां पे जो सत्ता में है वो अथॉरिटी से काम करता है, डेमोक्रेसी से नहीं, कम्युनल टेंशन, कहीं हिंदू मुस्लिम विवाद है, कहीं पोस्ट वॉर सोसाइटीज है, युद्ध हो के विभीषिका से लोग गुजरे हैं, उन्होंने अपनों को खोया है, उनका घर बार खत्म हो गया है, ऐसी कोई, ऐसा कोई समाज है, या कोई स्ट्रक्चरल वायलेंस या ऑपरेशन की, किसी लोगों को बहुत दबाया गया है, बहुत हिंसा हुई है, ऐसी कोई सेटिंग है, वो कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग कहलाता है। और व्हाट इज ए पॉलिटिकली चार्ज सेटिंग, उसको क्या कहेंगे, ए कंटेक्स्ट वेयर स्पीकिंग फ्रीली, एसोसिएटिंग विद सर्टेन ग्रुप्स और शेयरिंग सर्टेन व्यूज कैरीज रियल रिस्क फॉर पार्टिसिपेंट्स एंड द रिसर्चर alike. Research findings can endanger lives. वो कह रहा है पॉलिटिकली चार्ज सेटिंग का मतलब है जहां खुलकर बोलना जोखिम भरा हो सकता है, उसके लिए भी, जो पार्टिसिपेंट है और जो रिसर्च कर रहा है उसके लिए भी, मतलब इतना कोई टिपिकल सी जगह है, कोई टिपिकल सा सिनेरियो है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि 6 डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स दैट चेंज एवरीथिंग, कौन सी वो 6 इसकी विशेषताएं हैं जो ये तय करेंगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग है। पहली बात, पावर एसिमेट्री, यानी कि शक्ति का असंतुलन, सत्ता का असंतुलन, यानी कि किसी के पास सत्ता होगी, किसी के पास नहीं होगी, किसी के पास पावर होगी, किसी के पास नहीं होगी। एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज बिटवीन स्टेट, आर्म ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल, यानी कि बहुत असमानता हो राज्यों के बीच में, आर्म ग्रुप्स के बीच में, संगठनों के बीच में, लोगों के बीच में। सर्विलियंस, research activities may be monitored, data can be seized as evidence against participants, कोई ऐसी दशा हो सकती है जिसमें आपकी रिसर्च एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा हो, जहां पे डेटा को इसलिए सीज कर लिया जाए कि ये पार्टिसिपेंट्स के अगेंस्ट एविडेंस हो सकता है ना, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग है। फियर एंड साइलेंसिंग, सेल्फ सेंसरशिप इज रेशनल सर्वाइवल, साइलेंस इज डेटा नॉट इवेजन, कोई ऐसा भय का वातावरण है, कोई बोलना नहीं चाहता है उसके, है ना, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग है। फ्रेजाइल एक्सेस, परमिशंस कैन डिसअपियर ओवरनाइट, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, कोई ऐसा आपका पार्टिसिपेंट हो सकता है जिससे रातों रात वो मना कर दे कि कल से मुझे आपसे बात नहीं करनी है ना, तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि अगर वो ऐसा कर दे तो हम आगे कैसे अपना रिसर्च आगे करेंगे। ट्रॉमा प्रॉक्सिमिटी, पार्टिसिपेंट्स आर ऑफन सर्वाइवर्स, भाई कोई युद्ध की विभीषिका से बच गया, कोई 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 किसी बहुत खतरनाक वायलेंस से बच गया है, तो कोई ना कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग में जो पार्टिसिपेंट होता है वो कोई सर्वाइवर होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिसर्च कैन री ट्रॉमेटाइज इफ नॉट हैंडल विद केयर, अगर हम सिर्फ डेटा लेने के लिए उनसे बातचीत करके उनको फिर से ट्रॉमेटाइज करके नहीं छोड़ सकते हैं,
तो ये भी एक इसका फीचर है। और रिसर्चर रिस्क, योर फिजिकल सेफ्टी, लीगल स्टेटस और करियर में भी स्टेक इन द फील्ड। अगर आप ऐसी किसी घटना, ऐसी किसी जगह पर जा रहे हैं रिसर्च करने, तो आपकी अपनी सेफ्टी और लीगल स्टेटस भी दांव पर लगा रहता है। ठीक है ना। अब थियोरेटिकल फ्रेमवर्क की बात करें, द लेंसेज वी मस्ट यूज। नो फ्रेमवर्क इज न्यूट्रल इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग। जब आप कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स में बात करते हैं तो कोई फ्रेमवर्क न्यूट्रल नहीं है, उदासीन नहीं है। चूज योर लेंस डेलिबरेटली एंड डिस्क्लोज इट ट्रांसपेरेंटली। हमको चुनना होगा कि हम इसमें से कौन से लेंस से अपना एंगल देखेंगे, और हमको ये बताना भी होगा कि हम इस एंगल से देख रहे हैं इस चीजों को। कौन कौन से एंगल हो सकते हैं, जैसे क्रिटिकल थियरी एंड पावर एनालिसिस, हमको पता है कि ये फ्रेरे का काम है, फोकाल्ट का काम है इस पे, एग्जामिन हाउ पावर ऑपरेट्स एट एवरी लेवल। हमको ये जांच करनी है कि किस लेवल पे कैसे शक्ति या जो सत्ता है वो ऑपरेट की जाती है। हु स्पीक्स, कौन बोलता है, हु इज साइलेंस, कौन चुप रहता है, हुज नॉलेज काउंट्स, किसके ज्ञान की गिनती है। इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स पावर इज स्ट्रक्चरल, हिस्टोरिकल एंड एम्बॉडीड इन वॉयलेंस, एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट डेटा यू कैन एंड कैन नॉट कलेक्ट। यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा नहीं कलेक्ट कर सकते। तो एक तो ये क्रिटिकल थियरी का एंगल हो सकता है। दूसरा फेमिनिस्ट एंगल हो सकता है, पोस्ट कोलोनियल फ्रेमवर्क है ना। इसमें क्या होगा, कंसीडर द इनसाइडर आउटसाइडर बाइनरी, एक्सपोज हाउ वेस्टर्न रिसर्च प्रैक्टिसेस कैन रेप्लिकेट कोलोनियल पावर डायनेमिक्स। इसको इस तरह से समझिए कि फेमिनिस्ट है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक ग्रुप है जो मेल जेंडर है, उसने फीमेल जेंडर को सबऑर्डिनेट करके रखा हुआ है, ऑप्रेस करके रखा हुआ है, कुछ इस तरह से। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड रिसर्च पैराडाइम हो सकता है, डिस्कर्सिव वायलेंस एनालिसिस डीबीए हो सकता है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी हो सकती है, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है। तो इतने लेंसेज है, लेंसेज का मतलब लेंस से हम देख रहे हैं तो हमको क्लियर दिख रहा है ना लेंस लगाने के बाद। उसी तरह से इस थ्योरी का लेंस लगाकर आप देखेंगे तो आपको आपका कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग कैसे दिख रहा है वो हमको पहले से तय करना होगा कि हम क्रिटिकल थ्योरी के एंगल से देखने जा रहे हैं, कि फेमिनिस्ट के एंगल से, कि ट्रॉमा, की वायलेंस, की कंस्ट्रक्टिव। और फिर हमको ये अपनी रिसर्च में लिखना भी होगा कि हमारी रिसर्च का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये है ना। अब इथिकल चैलेंजेस तो सबसे ज्यादा इसमें आएंगे। वैसे भी हमको पता है कि क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव में इथिकल चैलेंज ज्यादा है, और वो भी कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग हो तो इथिकल चैलेंज और ज्यादा है। वो कह रहे हैं कि 11 डायमेंशंस निकाले हैं शेट एंड फ्लगर ने। ये देखिए अभी 2024 का डेटा है, कितना वो है, मतलब यू कैन से कि नया है। ये कह रहे हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कैन नॉट बी स्टेटिक, मस्ट बी ऑन गोइंग। रिटन कंसेंट में इंडेंजर पार्टिसिपेंट्स इफ डॉक्यूमेंट्स आर सीज, यूज ओरल, रिकॉर्डेड और सिंबॉलिक कंसेंट प्रोसीजर्स। हो सकता है कभी कभी वो लिख के ना दे सके, लिख के देने में हो सकता है वो उनके खिलाफ कभी यूज कर लिया जाए, इसलिए आप कभी कभी ओरल रिकॉर्डेड कंसेंट से भी काम चला सकते हैं। Confidentiality, standard anonymization is often insufficient in small watched communities. Even anonymized content accounts can identify people. Deep masking required, names, places, occupations. वो कह रहे हैं कि सिर्फ नाम बदल देने से काम नहीं चलेगा। कोई कोई इतना छोटा सा ग्रुप है कि अगर आप उसकी सिर्फ विशेषता लिख देंगे, नाम नहीं भी लिखेंगे, तो लोगों को पता चल जाएगा कि किसकी बात कही जा रही है। इसलिए हमको इसमें डीप मास्किंग जरूरत पड़ती है, जैसे कि रिसर्च की डिमांड हो, यानी कि हमको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखना है डेटा। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, जहां पावर एसिमेट्री एक्सट्रीम होती है, वॉलंटरीली जो पार्टिसिपेट करना चाहे हम उसी से डेटा ले सकते हैं, किसी पे जोर जबरदस्ती करके उससे बातचीत नहीं कर सकते हैं। पावर डायनेमिक्स, द रिसर्चर ऑलवेज होल्ड्स मोर पावर देन दे रियलाइज। Power is fluid and relational, not a rigid hierarchy. Examine your own institutional power constantly. मतलब कि आपको कितनी पावर है, आपको अपने इंस्टीट्यूशन से कितना अनुमति मिली है, आप किस हद तक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ये सब। नो हार्म प्रिंसिपल, हमको किसी को भी किसी भी प्रकार का फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हार्म नहीं पहुंचाना है। रिसर्चर वल्नरेबिलिटी, हम खुद भी वल्नरेबल हो जाते हैं। कभी कभी हम इतनी ट्रॉमेटाइज सिचुएशन में किसी से बात कर रहे हैं कि हम खुद उतना इमोशनली उसमें घुस जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इमोशनली, फिजिकली, प्रोफेशनली हम भी रिस्क पे रहते हैं। सेल्फ केयर, सुपरविजन एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आर इथिकल ऑब्लिगेशंस ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, नॉट लग्जरीज। यानी कि कोई ना कोई होना चाहिए जो हमें भी सुपरवाइज करे, हमारा इंस्टीट्यूशन हमें सपोर्ट करे, तो रिसर्चर भी वल्नरेबल हो जाता है इन सेटिंग्स में। इमोशन वर्क, मैनेजिंग योर ओन इमोशंस एंड पार्टिसिपेंट्स ड्यूरिंग फील्ड वर्क इज एन अनएक्नॉलेज्ड फॉर्म ऑफ लेबर। डॉक्यूमेंट इट, इट इज मेथोडोलॉजिकली सिग्निफिकेंट। हमको लिखना चाहिए कि हम कितना इमोशनली इन्वॉल्व हुए, किसी की बात ने आपको कितना परेशान किया, आप कितना उसमें डूब गए, कैसे आप अपने इमोशन से बाहर निकले, कैसे आपने अपने पार्टिसिपेंट को संभाला। ये सब मेथोडोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च में। और इंटीग्रिटी,
Why are you here? In communities that have been exploited by researchers before, your motivation is ethically relevant. What benefit returns to the community? देखिए, कई बार क्या होता है, लोग ऐसी ट्रॉमेटाइज्ड सिचुएशन में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, डेटा लेते हैं, चले जाते हैं। उनकी तो अपनी रिसर्च हो गई, लेकिन जिनसे आपने डेटा लिया उनको परेशान करके आपने छोड़ दिया, वापस आपने उस कम्युनिटी को क्या दिया, ये भी तय करना है। और डिसेमिनेशन एथिक्स, पब्लिशिंग कैन इंडेंजर पार्टिसिपेंट्स और बी वेपनाइज्ड बाय पॉलिटिकल एक्टर्स, where, how and even whether to publish requires careful ethical judgment. अगर आप इतना कोई सेंसिटिव जगह से डेटा ला रहे हैं तो आपको तय करना होगा कि कब कहाँ आप इसे पब्लिश करेंगे और पब्लिश करेंगे भी कि नहीं। तो डिसेमिनेशन का भी इथिक्स आ जाता है इन सेटिंग्स में। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? रिसर्चर रोल्स 4 5 6 2 3 4 7 8 9 10 11 ओ ओ ओ ओ ओ पांचवा नहीं है इसमें। ओ ओ ओ आई एम सो सॉरी। 1 2 3 4 7 8 9 10 और 11 है, छठा है, पांचवा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, 11 है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ला लिख दूंगी, क्यों जो सा रह गया उसकी हेडिंग लिख दूंगी, आप समझ आइएगा। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट, रिसर्चर रोल्स कैन ब्लर विद विटनेस, एडवोकेट और ह्यूमैनिटेरियन। मतलब रिसर्चर का रोल उसको कितना, उसको वही ना कितना इन्वॉल्व होंगे, कितना डिटैच होंगे, डिसेमिनेट करेंगे कि नहीं करेंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे, नाम कितना छुपाना है कितना, तो आपके रोल का भी कंफ्लिक्ट है। तो इस तरीके से ये बहुत चैलेंजिंग है, इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग में क्वालिटेटिव डेटा जनरेट करना, क्योंकि क्वांटिटेटिव तो कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, ऑल इंटेंसिफाइड इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग, मैं देख के बता दूंगी पांचवा कौन सा है जो मिस हो रहा है। फिर इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स, पोजिशनैलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी आर नॉट एकेडमिक कन्वेंशंस, दे आर सर्वाइवल स्ट्रेटजीज। वो कह रहे हैं कि ऐसी जगहों से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारी अपना स्थान वो एक कोई पढ़ने लिखने का एकेडमिक शैक्षणिक कन्वेंशन ना हो, कि हमारी सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी बन जाता है। जैसे पोजिशनैलिटी का मतलब है हु आर यू इन दिस सेटिंग, आप जिस सेटिंग में बातचीत करने गए आपका क्या स्थान है, आपका जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, एथनिसिटी क्या है, क्लास क्या है, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन क्या है, ये सब तय करेगा कि पार्टिसिपेंट क्या शेयर करेगा, वेयर यू कैन सेफली गो एंड हाउ योर फाइंडिंग्स आर शेप्ड। ठीक है ना। फिर फ्लूइड पोजिशनैलिटी, ग्लोबल स्टडीज क्वार्टरली में 2025 में कहा गया कि योर पोजीशन शिफ्ट्स कॉन्स्टेंटली, क्योंकि हमारी पोजीशन बार बार बदल रही है, इसलिए इसको फ्लूइड, फ्लूइड का क्या मतलब, तरल, जो बार बार अपना रूप आकार बदल देता है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स, इनसाइडर आउटसाइडर स्टेटस चेंजेस आरली, मतलब हर घंटे पे बदल जाता है। ट्रस्टेड बाय इथनिसिटी, सस्पिशियस बाय इंस्टीट्यूशन, मतलब कि आपकी पोजिशनैलिटी जो है फ्लूइड लेवल पे है। और रिफ्लेक्सिविटी का क्या मतलब है? कंटिन्यूअसली एग्जामिन योर ओन इन्फ्लुएंस, यानी कि क्वालिटेटिव में ये तो तय ही है कि हम इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्व हुए बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो बार बार हमको ये रिफ्लेक्ट अपॉन करना होगा कि हम कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्रिटिकल सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ एजम्पशंस, बायसेस एंड सोशल पोजीशंस थ्रू ऑल स्टेजेस। जब आप कंसेप्चुलाइजेशन कर रहे हैं, जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जब एनालिसिस कर रहे हैं, डिसेमिनेशन कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव टूल्स लिख रहे हैं, रिसर्च जर्नल लिख रहे हैं, मेमो लिख रहे हैं, पोजिशनलिटी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, पीयर सुपरविजन कर रहे हैं, मेंबर चेकिंग कर रहे हैं, सब में हमको देखना होगा कि हम कितना इन्वॉल्व हैं, हमारा बायस, assumption, सोशल पोजीशन कितना हमारी फाइंडिंग को इम्पैक्ट कर रहा है। फिर डेटा कलेक्शन में कह रहे हैं 7 अडेप्टेड स्ट्रेटजीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स। कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स के लिए, हाँ इसमें पूरी 4 है, 1 2 3, ओके इसमें भी तीसरी गायब है। एक्चुअली इतना सारा है ना, इसने स्लाइड बनाते वक्त इधर उधर हिल गया है। यानी कि मुझे क्या इथिकल चैलेंजेस में एक मिसिंग है, और डेटा कलेक्शन में भी एक स्ट्रेटेजी मिसिंग है ना। तो डेटा कलेक्शन में फिर भी इतनी सारी हैं कि 7 अडॉप्टेड स्ट्रेटेजीज कह रहा है। तो एडेप्टिव रिसर्च डिजाइन, यानी कि हमको फिक्स प्रोटोकॉल से बचना होगा। पर्पजिव सैम्पलिंग विद कॉशन, ध्यान से हमको पर्पजिव सैम्पलिंग चुना होगा कि किसको चुनने जा रहे हैं। रीड साइलेंस एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हमको देखना होगा कि क्या नहीं कहा गया, कहाँ पॉज लिया गया, कहाँ रुका गया, कहाँ आप डिफ्लेक्ट हुए, कहाँ रिफ्लेक्ट हुए, ये सब भी कोड करना होगा। पार्टिसिपेटरी मेथड हमको इस्तेमाल करने होंगे। हमको एग्जिट प्रोटोकॉल भी देखना होगा कि कब हम निकल सकते हैं, कब हमको छोड़ देना है बातचीत, कब हमको रोक देनी है बातचीत। डिजिटल सिक्योरिटी की भी बात हो रही है। वो कह रहा है इनक्रिप्ट ऑल डेटा, यूज सिग्नल एंड प्रोटॉन मेल, स्टोर डेटा आउटसाइड दैट कॉन्फ्लिक्ट जोन इमीडिएटली। मतलब अब चूंकि डिजिटल वर्ल्ड है तो हमको डिजिटल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होगा, जो नॉन निगोशिएबल होगी। तो इतनी तरीके से, मतलब चूंकि कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग है तो हमको अलग अलग तरीके से अपना डेटा कलेक्शन को हैंडल करना है। ओके ना।
फिर एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स, वो कह रहा है कैसे करेंगे आप एनालाइज, कंटेक्स्ट सेचुरेटेड इंटरप्रिटेशन होगा, यानी कि कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ इंटरप्रिटेशन होगा, आप उसको कंटेक्स्ट से अलग करके नहीं देख सकते हैं। कोड फॉर पारा एंड साइलेंस करेंगे आप, एनालिस्ट ट्रायंगुलेशन करेंगे, यानी कि यूज मल्टीपल एनालिस्ट, यानी सिर्फ आपके एनालिसिस से काम नहीं चलेगा, आप किसी लोकल एनालिस्ट को भी यूज कीजिए, आप पीयर डीब्रीफिंग भी कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, तब जाके एनालिसिस फाइनल होगी। नैरेटिव इंक्वायरी, आपको देखना होगा कि कब क्या कैसे लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। ग्राउंडेड थ्योरी का आपको सहारा लेना होगा, और इमोशन भी यहाँ एक एनालिटिक डेटा की तरह इस्तेमाल होगा। योर फियर, एंगर, गिल्ट एंड डिस्ट्रेस इन द फील्ड आर नॉट मेथोडोलॉजिकल contaminants to suppress. Just systematically document and reflect on your own emotional responses. They are legitimate analytic resources. यानी कि emotions भी यहाँ पे analytic data की तरह इस्तेमाल होगा। देन रियल वर्ल्ड केस एग्जाम्पल, इसको रहने दीजिए, आपके लेवल पे ये ज्यादा है, इसको छोड़ दीजिए। मतलब इन्होंने की कहा रिफ्यूजी चिल्ड्रन पे रिसर्च हुई है, फ्लूइड पोजिशनैलिटी क्या कह रही है, इंडिया में भी पॉलिटिकली चार्ज एजुकेशनल रिसर्च, ये आपके लेवल से ज्यादा, इसको छोड़ दीजिए। फिर इंश्योरिंग ट्रस्ट वर्दीनेस एंड रिगर इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स, ये हम लोग ने बार बार बात की। क्रेडिबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी और कन्फर्मेबिलिटी, अब तक ये याद हो जाना चाहिए। फिफ्थ क्राइटेरिया भी एक और आ गया भाई, इथिकल अकाउंटेबिलिटी, डिड योर रिसर्च जेन्युइनली प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स, चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग है तो पांचवा क्राइटेरिया भी जुड़ गया। तो क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब है, इंटरनल वैलिडिटी से रिसर्च कितनी क्रेडिबल है। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब एक्सटर्नल वैलिडिटी या जनरलाइजेशन से है। डिपेंडेबिलिटी का मतलब रिसर्च कितनी रिलायबल है, और कंफर्मेबिलिटी का मतलब कि रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं। तो क्रेडिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेंबर चेकिंग करते हैं, प्रोलॉन्ग एंगेजमेंट करते हैं, ट्रायंगुलेशन करते हैं, नेगेटिव केस की एनालिसिस करते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी में हम थिक डिस्क्रिप्शन कंटेक्स्ट का लिखते हैं। डिपेंडेबिलिटी में हम ऑडिट ट्रेल करते हैं मेथोडोलॉजिकल डिसीजन का। और कन्फर्मेबिलिटी क्वालिटेटिव रिसर्च में रिफ्लेक्सिविटी होती है, और ब्रैकेटिंग एजम्पशन है, आपको अपने एजम्पशंस ब्रैकेट आउट करने हैं, बाहर रखने हैं। तो ये बात बार बार हो गई, आप इसको देख लीजिए। फिर डिसेमिनेशन एथिक्स, कि हम क्या इसको डिसेमिनेट करेंगे कि नहीं, हु शुड सी दिस, कौन इसको देखेगा, पब्लिश होने से क्या पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कोई खतरा आ सकता है क्या, कब पब्लिश किया जाए, किस भाषा में पब्लिश किया जाए, कम्युनिटी को क्या कोई इससे बेनिफिट होगा, आपने नाम चेंज कर दिए हैं कि नहीं, प्लेस ऑक्यूपेशन सब बदला है कि नहीं, को ऑथरशिप क्या है, वेयर पार्टिसिपेंट्स को प्रोड्यूस नॉलेज एक्नॉलेज इट फॉर्मली। जब पार्टिसिपेंट की सहायता से आप उसको लिख रहे हैं तो उनको भी एक्नॉलेज कीजिए। और ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। फिर कुछ की टेक अवेज हैं, यानी कि standard qualitative methodology assumes stability, safety and access, none of which exist in conflict settings. Everything must be adapted. हर चीज हमको adaptation, कब आपको बदल लेना है, कब आप प्रोटोकॉल बदल लेंगे, कब आप तरीका बदल लेंगे, कब आप रिकॉर्ड करेंगे, कब नहीं करेंगे, सब कुछ आपको तुरंत तुरंत अनुकूलित होना होगा, क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग में काम करने जा रहे हैं। पोजिशनैलिटी इज नॉट ए कन्फेशन बॉक्स, इट इज एन एनालिटिकल टूल। ट्रैक हाउ योर आइडेंटिटी शेप्स एक्सेस डेटा एंड इंटरप्रिटेशन कॉन्टिन्यूअसली, हमको अपनी पोजीशन पे बार बार देखना है कि हमारी पोजीशन कैसे डेटा को एक्सेस करने में, शेप करने में और इंटरप्रिटेशन में यूज हो रही है। इथिक्स कम्युनिटीज का हमको ध्यान देना है। साइलेंस, अवॉइडेंस एंड व्हाट यू कुड नॉट एक्सेस आर एज एनालिटिकली सिग्निफिकेंट एज व्हाट पार्टिसिपेंट सेड। पार्टिसिपेंट ने क्या कहा उतना ही जरूरी है कि उसने क्या नहीं कहा, कब वो परेशान हो गया, कब वो रुक गया, कब वो किसी को देख के डर गया और वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, ये भी नोट करना है आपको। और रिसर्च इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स इज नेवर एथिकली न्यूट्रल, आप कभी भी एथिकली नैतिक रूप से उदासीन नहीं रह सकते हैं। आपको लगातार पूछना होगा कि मेरी प्रेजेंस से क्या किसी को आप सुरक्षित बना रहे हैं या किसी को परेशानी में डाल रहे हैं। डज माई वर्क बेनिफिट और एक्सप्लॉयट, आपका काम आप उनकी मदद कर रहा है या उनको एक्सप्लॉयट कर रहा है। डज माई एनालिसिस सर्व जस्टिस और पावर, आपकी जो एनालिसिस है, विश्लेषण है आपकी रिसर्च का, वो न्याय के लिए काम कर रही है या शक्ति के लिए, ये भी आपको देखना होगा। ओके, तो ये खत्म हो गया है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इटसेल्फ डिमांडिंग है, और उसमें से कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग में आप काम कर रहे हैं तो वो और डिमांडिंग, और उसमें इथिकल चैलेंजेस हैं, और आपको ध्यान देने की जरूरत है, और आपको अपनी पोजिशनैलिटी पे काम करना है, रिफ्लेक्सिविटी पे काम करना है। ये है इस टॉपिक का सार। और मेरा काम है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मैं आपको वो 2 पॉइंट लिख दूं जो मिस हो गए हैं, बट इतना भी है तो मोर देन सफिशियंट है आपके लेवल पे। ओके, so I have completed one more topic of your paper, Edu 507, Advanced Research Methods and Statistics in Education, of your new NEP-led PG education syllabus. Okay, so best of luck for your examination and thank you for watching.